हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पर आपको क्लास 11, 12, बीबीए, बीकॉम, एमबीए के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने हर टॉपिक पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। इसीलिए इवन मेरे कुछ वीडियोस थोड़ी सी लेंदी भी हो गए हैं। हर टॉपिक पर हमने उसी लेक्चर में न्यूमेरिकल भी लगाया है और मैं आपको शॉर्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कजन्स, भाई बहन कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का है, तो ये लेक्चर वीडियो सीरीज उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप इन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग रेशियो। इस लेक्चर में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी रेशियो पढ़ा था। वैसे मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता क्या है, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इस लेक्चर में हम ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करने वाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई भी कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे ये पांचों ही रेशियोज क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और इनका फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो फिर चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नीचे छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो फिर चलिए हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे जब अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया था तो मैंने जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई थी कि हम इतने रेशियोज कवर करेंगे। अकाउंटिंग रेशियोज को मैंने 5 लेक्चर में इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या था? लिक्विडिटी रेशियो से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की कैपेबिलिटी कैसी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करने में कैपेबल है कि नहीं है, ये हमें लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता था। नेक्स्ट हमने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा। सॉल्वेंसी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर्स हैं, उनको पे करने में कैपेबल है कि नहीं, ये हमें सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता था। नेक्स्ट हमने उसके बाद पढ़ा था एक्टिविटी रेशियो, या जिसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें कितनी इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी के बारे में हमें एक्टिविटी रेशियो से पता चलता था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम ये चौथा जो रेशियो है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वैसे तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब इट इज अ रेशियो विच हेल्प्स इन असेसिंग द कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है, ये जज करने में ये रेशियो हमारी मदद करता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो असेस द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट इनकम। कोई भी कंपनी की इनकम जनरेट करने की कितनी एबिलिटी है रिलेटिव टू रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू के कंपेयर में कंपनी की इनकम जनरेट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, प्रॉफिट जनरेट करने की कितनी कैपेबिलिटी है, ये हम इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से जज करते हैं। बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और वैल्यू टू शेयर होल्डर्स जनरेट कर रहा है। ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलता है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? इट इज एन अकाउंटिंग रेशियो। ये चौथा अकाउंटिंग रेशियो है, ठीक है, जिससे हम जज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी कह लीजिए। वर्ड क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, यानी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी। प्रॉफिट अर्न करने की कितनी कैपेबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन एबल है कि नहीं है, समर्थ है कि नहीं है प्रॉफिट अर्न करने में, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम ये 5 रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जितने भी फॉर्मूले हैं ना रेशियो
एनालिसिस जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो, इसमें आपको किसी भी रेशियो के फॉर्मूले रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल लॉजिक समझना है और जिस भी रेशियो का फॉर्मूला निकालना है उसके नाम पे फोकस करिएगा। अगर आपको नाम समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, इस रेशियो से हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये समझ में आ गया ना, देन यू कैन ईजिली डिराइव इट्स फॉर्मूला। आप उसका फॉर्मूला आसानी से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको अभी ये टॉपिक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बताने जा रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आप बहुत आसानी से इसके फॉर्मूले निकाल सकेंगे। वही लॉजिक हर रेशियो, ये जितने भी रेशियो है ना, वो लॉजिक इन सारे रेशियो में अप्लाई होगा। नॉट सारे रेशियो, ये जो स्टार्टिंग के 4 रेशियो है ना इनमें अप्लाई होगा। ये जो 5वां है ये मैं अभी आपको अलग से बताऊंगी। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ वो इन फर्स्ट 4 रेशियोज में वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिए। अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनी बिजनेस? कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसका मेन पर्पस क्या है? बताइए। वीडियो को आराम से पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। तो द मेन पर्पस ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। यही तो मेन पर्पस है ना। कंपनी समाज सेवा के लिए तो खोली नहीं गई है। ठीक है, कंपनी का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी ने क्या किया? बहुत ही बढ़िया रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, इफिशिएंट, काफ़ी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए। काफ़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने फिक्स एसेट में कर लिया, मशीनरी खरीद ली, बहुत अच्छा फैक्ट्री या ऑफिस बना दिया, शोरूम बना दिया। ठीक है, और फिर फाइनली रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड भी बना लिया। ठीक है, तो बताइए कंपनी ने सारे काम कर लिए, अब क्या कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा? कंपनी ने रॉ मटेरियल बना लिया, एम्प्लॉय पे खर्चा कर लिया, एम्प्लॉय हायर कर लिए, फिक्स एसेट पे खर्चा कर लिया, फिनिश गुड, बहुत ही अच्छा फिनिश गुड भी बना लिया, तो क्या कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो जाएगा? एक सवाल है, बताइए। तो क्या कंपनी प्रॉफिट अर्न कर लेगी? नहीं, अभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा जब तक कंपनी की क्या ना हो? सेल्स। याद रखिए, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, वो क्या है? वो है सेल्स। बिना सेल्स के ये सारी चीजें बेकार हैं। कंपनी ने बहुत अच्छा रॉ मटेरियल खरीद लिया, फैक्ट्री पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, अच्छे एम्प्लॉय रख लिए, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बन गया, लेकिन अगर सेल्स ना हो, सारे प्रोडक्ट अगर फैक्ट्री में ही रह जाए तो क्या फायदा? कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर पाएगी? नहीं अर्न कर पाएगी। तो याद रखिए, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? सेल्स। सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी रेशियो है, स्टार्टिंग ये जो चारों रेशियोज है ना, इसके फॉर्मूले में वी विल यूज सेल्स। हम सेल्स यूज करेंगे क्योंकि प्रॉफिट, वैसे तो प्रॉफिट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स। ये सेल्स मैंने थोड़ा मतलब मेरी राइटिंग सही नहीं बनी है, ये सेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 रेशियोज हैं, इनके फॉर्मूले में हम जो टर्म यूज करेंगे दैट विल बी सेल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है, हियर वी विल टॉक अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। हम ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स का, टोटल सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रखिए, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ये परसेंटेज के टर्म में निकाले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। इससे पहले जो हमने एक्टिविटी रेशियो पढ़े थे वहां पे हम टाइम्स के टर्म में निकालते थे। ठीक है, बट ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है इन्हें हम परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं। इससे हम इन रेशियोज को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए हम परसेंटेज के टर्म में निकालते हैं। ठीक है, अगला रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? नाम है नेट प्रॉफिट ना, तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये जितने भी प्रॉफिट है ना इनको किससे डिवाइड करेंगे? सेल से। ठीक है, मतलब सेल्स के रिलेटिव में ऑर्गेनाइजेशन का कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है।
ये इस फॉर्मूले से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यानी सेल्स के रिलेशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ये जज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो आपको समझ में आ गया, ये चारों जो स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले हैं, स्टार्टिंग के जो रेशियोज हैं, इनके फॉर्मूले क्या होंगे। तो बहुत ही आसान है, जो नाम है रेशियो का, जैसे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सेम लॉजिक ये स्टार्टिंग के 4 रेशियोज में यूज होगा। तो बहुत आसान है, यानी हमें फॉर्मूला तो आसानी से पता चल गया। अब बस इनको पुट करना है, आपको वैल्यूज दी रहेंगी, वो जो वैल्यूज हैं उनको फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। बहुत आसान है ना, ये अभी लग रहा है आसान, इतना आसान है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम ये जो रेशियोज हैं इनको हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, ठीक है। अभी जो मैं आपको बता रही थी सबको सेल से डिवाइड करेंगे, वो बेसिक लॉजिक है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, इतना आसान भी नहीं होता है ये क्वेश्चन करना, ठीक है। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सेल्स का एक और नाम भी है, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं सेल्स को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो ये रहा, बहुत आसान है, फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तब आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन जनरली ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो याद करिए ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते थे, कहाँ आता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो याद है 11th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते थे ना, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये मैंने छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। तो ये क्या होता था, डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, सेल्स लिखते थे। डेबिट साइड में क्या लिखते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें हम ऐड करते थे परचेज, इसमें फिर हम ऐड करते डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसमें से माइनस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारा क्या आ जाता था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करें तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही निकालते थे ना ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे यूज होगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे दिया गया है, आप सेल्स में से यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसको उठा के आप पुट करिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये जो नाम है इनको देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। सेल्स को कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है, तो इसको उठा के पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफिशिएंटली अपना जो भी परचेज प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, और जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी सेलिंग ऑपरेशंस हैं, उसको कितनी इफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, ये इसकी वैल्यू से पता चलता है, राइट। नेक्स्ट है कि जो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की जो वैल्यू है ना, दैट शुड बी हायर, वो ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है, क्योंकि अगर रेशियो की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा यानी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है कि वो जो भी अपने खर्चे हैं, जो भी डिविडेंड्स हैं, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रिजर्व मेंटेन करने हैं, उनको उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट मार्जिन बच रहा है, अपने खर्चे निपटाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट पैसे हैं, ठीक है। ये रेशियो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और इस रेशियो की एक और इंपॉर्टेंस ये है कि इस रेशियो से आप ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू क्या थी, इस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू क्या है। इससे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड का पता चलता है, ठीक है, कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल ऑर्गेनाइजेशन बेटर पोजीशन पे है कि खराब पोजीशन पे है। या फिर सिमिलर इंडस्ट्री की दो कंपनीज को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, उनकी इफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हैं, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है।
चलिए नेक्स्ट हम रेशियो देखते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। अब याद करिए हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे। नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, पीएल अकाउंट से निकालते थे। चलिए पहले आपको फॉर्मूला मैं बताती हूँ। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अभी डिस्कस हुआ था। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ताकि परसेंटेज के टर्म में आए। तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, सारे ही स्टार्टिंग के जो 4 रेशियोज हम पढ़ेंगे सब में क्या है, जो नाम दिया गया है रेशियो का उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, नेट सेल से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, ये तो निकल आया फॉर्मूला। फिर अगेन ये जो नेट प्रॉफिट है इतनी आसानी से तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। ये जो नेट प्रॉफिट है इतनी आसानी से आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो याद करिए नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे। नेट प्रॉफिट हम पीएल अकाउंट से निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आप ला करके पीएल अकाउंट में पुट करते थे। ठीक है, फिर ये आता था ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्रेडिट साइड में और क्या रिकॉर्ड करते थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते थे, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर आप ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है और ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अगर इनमें से आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो आपका आ जाएगा ना नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यूज करेंगे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। राइट, आपको बुक्स में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से निकला हुआ है। तो इन फॉर्मूले को रटने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि रट भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, पीएल अकाउंट का फॉर्मेट, जो पीएल अकाउंट हम बनाते थे वो याद रखिएगा। ये जो फॉर्मेट है ना पीएल अकाउंट का, ये याद रखिएगा, क्योंकि पीएल अकाउंट से ही तो नेट प्रॉफिट निकलता था। तो हम क्या करते हैं, सेल्स जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, और उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ेंगे और टैक्स भी जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और उसको पुट करके यू विल गेट द आंसर, आपका रेशियो निकल आएगा। चलिए देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो रेशियो है इससे हमें क्या पता चलता है। तो इस रेशियो से हमें ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफिशिएंसी के बारे में पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल अपने ऑपरेशंस को कितनी इफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। राइट, ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो है इसकी भी वैल्यू हायर आनी चाहिए। जितनी हायर आए मतलब ऑर्गेनाइजेशन उतनी बेटर पोजीशन पे है। राइट, और ये जो रेशियो है ये भी ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प करता है, यानी आप प्रीवियस पीरियड का जो रेशियो है उसको करंट पीरियड से कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर के कंपेयर में और ज़्यादा इफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है कि उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है। राइट, और आप इस रेशियो की मदद से दो कंपनीज का भी कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा रेशियो, थर्ड रेशियो क्या है, थर्ड रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये थोड़ा सा शायद आपके लिए नया वर्ड हो। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या कह लीजिए दूसरे शब्दों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है विच अ कंपनी जनरेट्स ओनली फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस फंक्शन। कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस फंक्शन है, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, उससे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करती है ना उसको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आए, एक बार फिर से बोल रही हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बट रेशियो तो तब समझ में आएगा ना जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता हो। तो मैं अभी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बता रही हूँ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कंपनी जनरेट करती है फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस फंक्शन, कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता है मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मेन बिजनेस। ठीक है, उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है। जैसे एग्जांपल अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, तो उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है कार। अगर ये ऑटोमोबाइल कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका मेन काम क्या है, कार को बनाना और कार को सेल करना। ठीक है, तो दिस इज द मेन
रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के और भी बहुत सारे इनडायरेक्ट खर्चे भी होंगे और भी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग सोर्सेस से इनकम भी हो रही होगी, लेकिन जो इनकम या जो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन ऑपरेशन पे कर रहा है, यानी मेन कार बनाने पे जो खर्चे हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। और ऑपरेटिंग इनकम, कार को सेल करने से, जो मेन बिजनेस है उसमें जो प्रोडक्ट बन गया है अब उसको सेल करने से जो इनकम होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अदर इनकम भी तो हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी मेन बिजनेस के अलावा दूसरे सोर्सेज से भी ऑर्गेनाइजेशन को इनकम होती है, उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे थे या ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फिक्स एसेट सेल किए, तो उससे भी तो इनकम होती है, तो वो आएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन बिजनेस है इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं और कुछ खर्चा हुआ है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए कोई फिक्स एसेट सेल किया, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ, तो वो क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। जो नॉन ऑपरेटिंग होता है वो रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है, जबकि ऑपरेटिंग क्या है, ये रेगुलर होता है। हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, जबकि नॉन ऑपरेटिंग ऐसे नहीं होते हैं। तो ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ही निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, वो प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करती है फ्रॉम इट्स मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस से, जो मेन बिजनेस फंक्शन से जो प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। राइट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करिए सेल से, मल्टीप्लाई करिए 100 से, यू विल गेट द फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ये मैंने छोटा सा ये फॉर्मेट बनाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट में आप अदर ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे आप अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। आप ये फॉर्मेट थोड़ा सा याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में आप अदर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। यहाँ उठा के पुट करिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। राइट। बहुत आसान है। चलिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमें क्या समझ में आता है, तो इस ये जो है रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटीज ऑफ कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये जज करने में हेल्प मिलती है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल इफिशिएंसी हमें पता चलती है इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से। और अगेन इससे ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल इस रेशियो की वैल्यू क्या है, उसको कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है क्या और डिक्लाइन हुई है। राइट। चलिए, अब हम नेक्स्ट जो रेशियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप आसानी से इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ठीक है। इस रेशियो से भी हम क्या करते हैं, दो टर्म्स, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, सेम वही लॉजिक है। क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम वही लॉजिक है ऑपरेटिंग रेशियो के लिए भी। ठीक है। बट ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है, वैसे अभी मैंने ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पूरा डिटेल में समझाया है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो खर्चे, वो कॉस्ट जो उससे रिलेटेड है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन के मेन एसेट होते हैं,
ठीक है, एम्प्लॉयज ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अगर कुछ खर्चे किए गए हैं तो वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट जो एसोसिएटेड होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। कैसे निकाला जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्वेश्चन में देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें सेल्स तो आसानी से निकाल लेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा था ना, कहाँ से निकलता था, हम ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्कस किए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़िए, यू विल गेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर से बोल रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़िए, आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलिए एक बार फिर से बताती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, वीडियो पॉज करिए खुद बताइए आप, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें हम क्या जोड़ते थे, परचेजेस, फिर उसमें क्या जोड़ते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसमें क्या जोड़ते थे, हम जोड़ते नहीं थे, उसमें से माइनस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, या जिसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। उठा के इसमें आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और उसको उठा के यहाँ पे पुट करिए, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इस रेशियो की वैल्यू से हमें क्या समझ में आता है। तो ये जो रेशियो है ये भी एसेस करता है ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, राइट। बट इस रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो हमने इससे पहले 3 रेशियो पढ़े हैं उसके कंपेयर में इस रेशियो में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। वो क्या है, देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं सेल से ना, ठीक है। तो इस रेशियो की वैल्यू बताइए ज्यादा आनी चाहिए कि कम आनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो। तो इस रेशियो की वैल्यू जो है लोअर आनी चाहिए। क्यों लोअर आनी चाहिए, क्योंकि इस रेशियो की वैल्यू अगर लोअर आती है तो ये क्या शो करता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, लोअर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कम है तो ये तो अच्छी बात है ना, कॉस्ट जितनी कम प्रॉफिट उतना ज्यादा, कॉस्ट जितनी कम, खर्चा जितना कम, प्रॉफिट उतना ज्यादा। इससे पहले के जो तीनों रेशियो पढ़े वो क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो प्रॉफिट था ना तो वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट रेशियो तो वो भी प्रॉफिट था तो वो रेशियो की वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़ा तो उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, तो इस रेशियो की वैल्यू जितनी कम हो उतना बेटर है, राइट। अब नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और हमने ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ लिया, जिसे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं, ये दोनों रेशियो पढ़ लिए। तो याद रखिए इन दोनों रेशियोज के बीच में एक बहुत ही खास रिलेशन है। ये जो दो रेशियो हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इन दोनों रेशियोज का जो सम होता है ना वो 100 होता है। फिर से बोल रही हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का जो सम होता है ना दिस इज 100, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो आप क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। चलिए अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट रेशियो जो पढ़ने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा अलग है, पिछले जो 4 रेशियोज हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, बट बाकी ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। रेशियो का नाम क्या है, ROI, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो यानी एक टर्म तो प्रॉफिट होगा इसमें, और दूसरा टर्म क्या होगा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है, कितना कैपिटल, कितनी पूंजी, कितना फंड ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन में लगाया गया है, उसी को तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। तो दिस रेशियो shows the relationship between profit and capital employed। इस रेशियो से हमें रिलेशनशिप पता चलता है दो टर्म के बीच में, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड।
और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट होता है उसके और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में रिलेशनशिप हम इससे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा है, ROI इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, बताया था ना परसेंट के टर्म में आता है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ROI। तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन आपको ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखिए नेट प्रॉफिट तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, बट ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली ये नहीं दिया रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। याद है हमने बैलेंस शीट वाली वीडियो में ये पूरी डिटेल बैलेंस शीट डिस्कस की थी। वैसे ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ओल्ड फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, हमने वर्टिकल फॉर्म अब आ चुका है, बट चलिए यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म से समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं दिया रहेगा तो हमें निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना फंड, कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है, ठीक है, कितनी पूंजी कंपनी में लगी हुई है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आपको समझ में ही आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड है जिसमें क्या क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी इधर है, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है, और बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटी साइड टोटल एसेट साइड बराबर होता है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा, कितना फंड लगा हुआ है। तो बताइए अगर कोई कंपनी है तो उसमें क्या क्या लगा हुआ है? सबसे पहले तो शेयर्स के फॉर्म में फंड लगा हुआ है, शेयर के फॉर्म में पैसा लगा हुआ है, फंड मत कहिए इसे, पैसा बोलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में शेयर के फॉर्म में कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। तो शेयर भी कितने टाइप के हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने भी तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इसी कैपिटल को इन्वेस्ट करके ही तो प्रॉफिट अर्न किया है, और ये प्रॉफिट कहाँ हमने रखा है? रिजर्व एंड सरप्लस में रखा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉय निकालना है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉय मतलब पैसा कितना इन्वेस्टेड है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। अब इसके बाद बताइए क्या शेयर के फॉर्म में ही मार्केट से फंड रेज किया हुआ है? नहीं, कुछ डिबेंचर भी तो ऑर्गेनाइजेशन ली हुई है, ठीक है, कुछ डिबेंचर भी तो ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया हुआ है, कुछ लॉन्ग टर्म लोन भी तो ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया होगा, ठीक है, वहां से भी तो फंड रेज किया होगा ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अगला क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो डिबेंचर हुआ, लॉन्ग टर्म लोन हुआ, ठीक है, तो ये हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं, ठीक है, तो हम क्या करें, इन सारे ही टर्म को सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि यही पैसा है तो है जो एक कंपनी में लगा हुआ है। ये क्या है? शेयर के फॉर्म में लगा हुआ है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। अगला क्या है? ये नॉन करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर के फॉर्म में, लोन, लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में पैसा लगा हुआ है, तो यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप इनको सम करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो इसको कहा जाता है लायबिलिटी अप्रोच, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को देख रहे हैं और लायबिलिटी साइड के जो आइटम्स हैं उनको यूज करके हम निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, एक है लायबिलिटी अप्रोच और एक है एसेट अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच से इस तरीके से होता है। दूसरा क्या है? एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच से क्या करते हैं? एसेट अप्रोच में आप यहाँ ये जो एसेट साइड जो आइटम दिए हुए हैं ना, आप इनको सम करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी नॉन करेंट एसेट दिए हैं, करंट एसेट दिए हैं, इन सबको सम करिए, ठीक है, और इसमें से ये जो करंट लायबिलिटी है इनको अगर आप माइनस कर देंगे, देखिए जो आइटम मैंने सर्किल किए हुए हैं, आप क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को सम करिए और इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ना पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट बराबर होते हैं, ठीक है। लायबिलिटी अप्रोच यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली ये जो आइटम्स हैं, जो भी कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में लगा है, इनको सम कर दीजिए, यू विल गेट द अमाउंट, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन अगर एसेट अप्रोच
यूज कर रहे हैं। एसेट अप्रोच क्या, कि अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन एसेट से रिलेटेड दी है, आपको नॉन करेंट एसेट बताए गए हैं, करेंट एसेट बताए गए हैं, करेंट लायबिलिटी बताई गई है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो हम एसेट अप्रोच यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो नॉन करेंट एसेट है, करेंट एसेट है, इनको सम करेंगे और इसमें से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए इन फॉर्मूलेज को रटने की कोशिश मत करिएगा, बैलेंस शीट अगर आपको याद है, ठीक है, बैलेंस शीट अगर आपको समझ में आ रही है तो आप आसानी से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टेड है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शेयर के फॉर्म में पैसा इन्वेस्टेड है और डिबेंचर के फॉर्म में पैसा इन्वेस्टेड है, तो वही तो हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम, ये जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, इनका ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है। क्या पता चलता है हमें, इस ये जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है, उससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, अच्छा ये जो ROCE, ये जो लास्ट रेशियो, जो पांचवा रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये ज़्यादा अच्छा एज कंपेयर टू लास्ट 4 रेशियो के कंपेयर में बहुत अच्छा रेशियो है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी हम रेशियो कंपेयर करते हैं तो हम सिमिलर इंडस्ट्री की 2 कंपनीज को कंपेयर करते हैं, उनके रेशियो को कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन ROCE या ROI जो रेशियो है, ये जो पांचवा रेशियो है, इसमें क्या है, हम डिफरेंट इंडस्ट्री की भी 2 कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनी को कंपेयर किया जा सकता है इस रेशियो से और उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सकता है, राइट। और ये जो रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और इस रेशियो से भी हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब किसी भी कंपनी के लास्ट ईयर का जो ROI था उसको इस ईयर के ROI से कंपेयर करके इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, right? Thank you and have a good day. See you in next lecture. God bless you.